गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं और हम आज वुडवर्ड-फिशर रूल के बारे में पढ़ेंगे। अब वुडवर्ड-फिशर रूल क्या होता है कि खुली श्रृंखला तथा 6 सदस्यीय संयुग्मी डाई-ईन में अवशोषण की गणना के लिए आर.वी. वुडवर्ड ने 1941 में कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें बाद में फिशर ने 1959 में उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। इन नियमों के आधार पर किसी भी संयुग्मी डाई-ईन के लिए अवशोषण की तरंग दैर्घ्य को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन नियमों के अनुसार पैतृक डाई-ईन या जैसे कि पैतृक डाई-ईन में जैसे 1,3 डाई-ईन है कि अवशोषण का हम बेस वैल्यू ले लेते हैं, जो कि उसकी बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर होती है। फिर मूल संयुग्मी तंत्र में यदि कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है या कोई रिंग रेसिड्यू जुड़ा हुआ है तो हम इसको इसमें कैलकुलेट करते जाते हैं और इस प्रकार हमें एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल जाती है और उसके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर्टिकुलर जगह पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, उस पर्टिकुलर लैम्डा पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो बच्चों इसके आधार पर यदि हम कॉन्जुगेटेड डाई-ईन फर्स्ट हम ले रहे हैं तो डाई-ईन के एब्जॉर्प्शन में जो बेस वैल्यू हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो 217 नैनोमीटर है। और यदि इसमें डाई-ईन सिस्टम में यदि होमो न्यूक्लियर डाई-ईन है तो उसमें 36 ऐड कर देंगे। एक्सोसाइक्लिक यदि सब्स्टिट्यूटेड है या रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए +5 ऐड करेंगे। इसी तरह से यदि एक्सोसाइक्लिक नेचर है डबल बॉन्ड का तो हम उसमें 5 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है तो इसमें 30 कैलकुलेट करेंगे। या ऑक्सोक्रोम यदि कोई जुड़ा हुआ है, चाहे वो एसिटाइल ग्रुप एस्टर ग्रुप है या कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ दी गई है 0, 6, 35, 60। तो बच्चों ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर रखेंगे और इन वैल्यूज़ को रखने के बाद में हम किसी भी जो डाई-ईन है उसके लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें सब फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1,3 पेंटाडाई-ईन का। तो यदि हम इसमें पेरेंट वैल्यू देखें तो आप देखिए इसकी 217 इसकी पेरेंट वैल्यू है। अब इसमें 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, ये पूरा कॉन्जुगेटेड डाई-ईन सिस्टम है और ये इसमें आपका पूरा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। तो यदि हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो 222 नैनोमीटर होती है और जबकि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है 223 नैनोमीटर है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल लें तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो पेरेंट सिस्टम है उसकी जो वैल्यू है 217 है, मगर यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप इसमें जुड़े हुए हैं। एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरा एल्काइल ग्रुप ये वाला जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो 227 नैनोमीटर है, जबकि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है 226 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। अब अगला हम रिंग सिस्टम लेते हैं। रिंग सिस्टम के अंदर आप देखिए कि जो हमारी पेरेंट वैल्यू है वो हमने 217 नैनोमीटर लिख दी। अब इसमें 3 रिंग रेसिड्यू है। 3 रिंग रेसिड्यू कौन कौन से हैं बच्चों? आप यहाँ पर देखिए कि जो 3 रिंग रेसिड्यू हैं वो फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड, ये 3 रिंग रेसिड्यू हैं। दूसरा, इस रिंग के बाहर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम 5 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक रिंग रेसिड्यू के लिए हमने 5 कैलकुलेट किया है तो ये 15 हो गया। 3 × 3 है, 3 × 5 15 हो गया। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम 5 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेट वैल्यू आती है वो आती है 237 और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है 235 नैनोमीटर के अप्रॉक्स रहती है। इसी तरह से अगला हम, ये तो हमारी बच्चों ट्रांसफॉर्म थी। अब यदि हम सिस देखें तो हमने जो पेरेंट वैल्यू ली है 217 नैनोमीटर ले ली है। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि होमो एनुलर है, डाई-ईन है, तो इसके लिए हम 36 कैलकुलेट करेंगे और 2 रिंग रेसिड्यू है। एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है, एक रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है। तो हमारी जो टोटल, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो टोटल कैलकुलेट वैल्यू होती है 263 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन मिलता है और ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी 258 नैनोमीटर होती है। इसी तरह से अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें पेरेंट वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पेरेंट वैल्यू है 217, इसमें होमो एनुलर है, यहाँ पर ये देखिए होमो एनुलर है, तो इसके लिए हमें 36 कैलकुलेट करेंगे। साथ में रिंग रेसिड्यू एल्काइल सब्स्टिट्यूट के लिए 20 है। अब इसमें 3 तो रिंग रेसिड्यूज दिए गए हैं। अब 3 रिंग रेसिड्यू कौन कौन से? 1, 2, 3 और यहाँ पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट है।
ये एल्काइल सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पर लिया, इसके लिए 20 ली। अब एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो रिंग के बाहर हमें दिखाई दे रहा है, और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है जिसके लिए हम 30 कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वैल्यू आती है हमारे 308 नैनोमीटर आती है। अब अगले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो पेरेंट वैल्यू है, तो पेरेंट वैल्यू कितनी है, 217 है। और इसी के साथ यदि हम होमो एनुलर की बात करें तो 36 उसमें कैलकुलेट करेंगे। एल्काइल सब्स्टिट्यूट आप यहाँ पर देखिए ये है, और यदि हम एल्काइल सब्स्टिट्यूट के साथ में यदि आप रिंग रेसिड्यू भी देखेंगे तो आप यहाँ पर रिंग रेसिड्यू देखेंगे 1, 2 एंड 3, ये हो गए। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पर ये दिखाई दिया। तो टोटल वैल्यू जो आती है 303 नैनोमीटर आती है। और इस तरह से बच्चों हमें कोई भी यदि एग्ज़ाम में आपके इस तरह से कोई भी कंपाउंड बनाया जा सकता है और आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि कहाँ रिंग रेसिड्यू आता है, कौन सा होमो एनुलर है, कौन सा हेट्रो एनुलर है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो नहीं मिल रहा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है। तो इन सब वैल्यूज़ को रख के हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम फर्दर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके अंदर आप ये देखिए हमारी जो पेरेंट वैल्यू थी 217 है। चूँकि ये होमो एनुलर ड्राइन है, होमो एनुलर है, देखिए आप यहाँ पर ये, तो इस वजह से हमने 36 नैनोमीटर कैलकुलेट किया। इसमें 3 रिंग रेसिड्यू हैं, 3 रिंग रेसिड्यू 1, 2 और ये आपका 3। और इसी के साथ में यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो इसकी वजह से आप टोटल कैलकुलेट करेंगे 273 नैनोमीटर है, और ऑब्जर्व वैल्यू हमारी होती है 275 नैनोमीटर। इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल देखिए, पेरेंट वैल्यू है 217 नैनोमीटर, होमो एनुलर डाइन है इसके अंदर, और साथ ही आप देखिए यहाँ पर 5 रिंग रेसिड्यू हैं। आप ये देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस तरह से हमें 5 रिंग रेसिड्यू यहाँ पर नज़र आए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखिए तो यहाँ 32 है। यहाँ पर देखिए 2 बार आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वैल्यू कैलकुलेटेड आती है 343 नैनोमीटर आती है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है 355 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी थी आपसे कि कैसे डाइन के अंदर हम कॉन्जुगेटेड डाइन के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और इनोन्स की, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। आपके ये 2 ही हैं जो सिलेबस में मेंशन है। तो जिन यौगिकों में CO समूह के साथ में यदि C डबल बॉन्ड संयुग्मन में है यानी कॉन्जुगेशन में है तो हम इन्हें इनोन कहते हैं, अर्थात CO और C डबल बॉन्ड समूह एकल बंध से विलगित हो। तो इनोन में जनरली हमें 2 तरह के बैंड नज़र आते हैं बच्चों, एक होता है K बैंड और एक होता है R बैंड। जो K बैंड होता है 215 से 250 नैनोमीटर क्षेत्र में मिलता है, जो कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से देखने को मिलता है। और जो हमारा R बैंड है वो 310 से 330 नैनोमीटर के बीच में मिलता है, जो कि N टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों यदि हम इनोन सिस्टम की बात करें तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ था कि इनोन में प्रत्येक द्विबंध का पाई तथा पाई स्टार कक्षक परस्पर अतिवापन करके एक नया बंधी पाई से पाई स्टार तथा प्रतिबंधी पाई 3 से पाई 4 कक्षक बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप यदि हम ट्रांजिशन देखें तो हमें ट्रांजिशन में आप यहाँ पर देखिए कि हमें लो एनर्जी पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है। पाई 2 से पाई 3 स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है और हमें हायर वेवलेंथ की तरफ हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब यदि हम इसकी बात करें तो अल्फा बीटा असंतृप्त सक्रिय और चक्रीय कीटोन और एल्डिहाइड में हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए हमें लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या होगा देखना होगा। फर्स्ट तो हम इसमें अल्फा बीटा जो अचक्रीय है यानी 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन के जो पेरेंटल वैल्यू है वो 215 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। यदि यह पेरेंट वैल्यू अल्फा बीटा एसाइक्लिक 5 मेंबर रिंग के लिए 202 नैनोमीटर होती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि यदि हम 6 मेंबर की बात करेंगे 215 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन मिलेगा, जबकि हमें 5 मेंबर के लिए हमें 202 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो जो वैल्यू है अल्फा बीटा एल्डिहाइड के लिए तो हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है वो 30 है। ईच एल्काइल ग्रुप के यदि अल्फा पोजीशन पे तो 10, बीटा पे 12, तो गामा पोजीशन पे तो 18
हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ या आपका OMe यानी मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है या क्लोराइड ब्रोमाइड, तो इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पर बच्चों दी गई है। तो यहाँ से वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। साथ ही यदि इनमें हम जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्वेंट यूज़ करने पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। यदि हम इथेनॉल में यदि हम एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, तो इथेनॉल के लिए हमें 0 वैल्यू रखनी पड़ेगी, मिथेनॉल के लिए हमें 0। लेकिन यदि हम डाईऑक्सीन के लिए या क्लोरोफॉर्म के लिए देखेंगे तो डाईऑक्सीन के लिए +5, तो हमें क्लोरोफॉर्म के लिए +1 वैल्यू रखनी पड़ेगी। वहीं यदि हमने ईथर लिया है तो +7 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है तो यहाँ पे हमें -8 करना पड़ेगा। हेक्सेन के लिए +11 और साइक्लोहेक्सेन के लिए भी हम +11 को कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों इसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मेसिटिलीन ऑक्साइड। मेसिटिलीन ऑक्साइड का फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें पेरेंट वैल्यू ए साइक्लिक है, 215 हमारी पेरेंट वैल्यू है। अब 2 बीटा सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो बीटा पोजीशन पे जुड़े हैं। तो एक एल्काइल ग्रुप के लिए हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है? एक एल्काइल ग्रुप के लिए हमारे पास वैल्यू है 12 वैल्यू है। तो 12 24 हो गया, तो 239 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन मिलता है कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व वैल्यू हमें 237 पे मिलती है। इसी तरह से यदि हम 6 मेंबर रिंग की बात करेंगे 215 नैनोमीटर पर हमें मिल रहा है और 2 बीटा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है। आप यहाँ पर देखिए 1 और 2 हमको मिल रहे हैं। तो इसके लिए 24 वैल्यूज कैलकुलेट करी तो 239 नैनोमीटर पे हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा। तो अगले एग्जाम्पल भी हमारा 6 मेंबर रिंग है। तो पेरेंट वैल्यू 215 नैनोमीटर रहेगी। बीटा सब्स्टिट्यूटेड, ये देखिए अल्फा बीटा पे हमें मिल रहा है रिंग रेसिड्यू, तो हमें 12 यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक ही रिंग रेसिड्यू है। गामा पोजीशन पर हमें 18 सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा। अब आप ये देखिए, अब यहाँ देखेंगे आप, ये आपका हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो आप गामा को पोजीशन के बाहर में देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है, तो 18 मिलेगा। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आप 5 यूज़ करेंगे और यहाँ एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसके लिए 30 कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल जो वैल्यू होगी 280 नैनोमीटर हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से आप अगला एग्जाम्पल लेंगे तो इसके अंदर आप ये देखिए कि पेरेंट वैल्यू जो है हमारी वो है 215 नैनोमीटर है। होमो एनुलर डाइईन है। होमो एनुलर होने से हम यहाँ पर 39 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हमें अल्फ़ा पोजीशन पे भी मिल रहा है, बीटा पर भी मिल रहा है, गामा पर भी मिल रहा है, डेल पर भी मिल रहा है। ये चारों पोजीशंस मैंने हाईलाइट करी है। तो इन सब पोजीशन पे मिल रहा है, तो इसकी अलग अलग वैल्यू करिए। अल्फ़ा के लिए हमने 10, बीटा के लिए 12, गामा के लिए 18, डेल के लिए हमने 18 ली है। इसी तरह से हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है जो 15 नैनोमीटर के अप्रॉक्स है, और ये 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन कौन से बच्चों, यहाँ पर ये देखिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आप देखिए यहाँ पर है ये। अब एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए हम 30 कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू रहेगी, कैलकुलेटेड वैल्यू 357 नैनोमीटर पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल हम लेंगे तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग के लिए जो पेरेंट वैल्यू है 202 नैनोमीटर होगी। एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे बीटा पोजीशन पर है, तो हमें 12 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से OH के लिए हमें 35 कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू 249 नैनोमीटर होती है और ऑब्जर्व वैल्यू हमारे यहाँ पर 247 नैनोमीटर देखने को मिलती है। अब हम लेंगे 5 मेंबर। अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो 6 मेंबर रिंग है। तो इसके लिए पेरेंट वैल्यू 215 नैनोमीटर है। रिंग रेसिड्यू यहाँ पे गामा पे मिलता है हमें एक, और एक हमें डेल पर मिलता है। तो 18 नैनोमीटर गामा के लिए, और यहाँ पर हमें 18 हम डेल के लिए भी लेते हैं। तो 18 प्लस करेंगे तो 36 नैनोमीटर हो जाएगा। ये होमो एनुलर डाइईन है, तो 39 कैलकुलेट करेंगे। साथ ही डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिलता है, इसके लिए 30 कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल हमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है वो 338 नैनोमीटर देखने को मिलती है। अब बच्चों ये तो हमने बात करी थी कि किस तरह से हम डाइईन्स या इनोन के कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी भी अवशोषण बैंड की स्थिति तथा तीव्रता संयुग्मित तंत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। अगर संयुग्मित तंत्र की लंबाई अधिक है तो तरंगदैर्घ्य तथा मोलर अवशोषण का मान अधिक होगा, परंतु अणु में त्रिविम बाधा के कारण
संयुग्मन की लंबाई कम हो जाती है तथा अवशोषण बैंड जो है हमारा वो क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यदि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस आइसोमर और या हम ट्रांस आइसोमर की बात करें तो वहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, यदि हम सिनेमिक एसिड लिया है, सिनेमिक एसिड में यदि हम इसका सिस देखें तो हमें 268 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं ट्रांस हमें हायर वेवलेंथ की तरफ 278 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। इसी तरह से यदि हम स्टेल्बिन को देखें तो हमारा सिस स्टेल्बिन जो है वो 278 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि यदि हम ट्रांस की बात करें तो वो हायर वेवलेंथ की तरफ यानी कि 294 नैनोमीटर की तरफ उसका एब्जॉर्प्शन हमारा शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि हम यूवी स्पेक्ट्रम का प्रेजेंटेशन या एनालाइज करना चाहें तो हम उसे किस तरह से करेंगे कि यदि किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम जो है उसका जो हमारा ए की जो वैल्यू है वो विकिरणों की तरंग है लैम्डा के मध्य, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों नीचे इसका ये ग्राफ बना हुआ है, हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में अवशोषणांक या मोलर अवशोषणांक यानी ई मैक्सिमम या लॉग ई मैक्सिमम से तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा को नैनोमीटर इकाई में इंगित करते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक को यूवी स्पेक्ट्रम का उसका अत्यंत तनु विलयन बनाकर मापन करते हैं, अर्थात यौगिक को 1 मिलीग्राम की मात्रा को हम सॉल्वेंट यानी कि 1000 ml में उसको बना लेते हैं और इस विलयन में कुछ मात्रा में लेकर उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की 1 सेंटीमीटर लंबाई की सेल में भर देते हैं तथा दूसरे में शुद्ध विलायक या कोई भी हमारा जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसको रख लेते हैं। अब दोनों कोष्ठकों को अंदर से पराबैंगनी प्रकाश की किरणें प्रवाहित करते हैं तथा परागत किरणों की तुलना में तीव्रता का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए हमने आइसोप्रीन जो है उसका यूवी स्पेक्ट्रम आपको नीचे आपको दिखाई दे रहा है लिया है तथा स्पेक्ट्रम में हमें 200 से 240 नैनोमीटर क्षेत्र के अंदर इस रेंज में बच्चों हमें एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिल रहा है। जिस तरंगदैर्घ्य पर यौगिक के अणु अधिकतम एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट यानी ई मैक्सिमम दर्शाते हैं उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि लैम्डा मैक्सिमम यहाँ 22.5 नैनोमीटर है और इसके लिए ई मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो 10,800 है। कभी कभी एक स्पेक्ट्रम में जो मैक्सिमा होता है वो कई हो सकते हैं, इसमें प्रत्येक ई मैक्सिमम में का मान निश्चित होता है। आइसोप्रीन के लिए इसका मान हमारा जो है पूरा ऊपर कैलकुलेट है। बच्चों इस वैल्यू को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ई मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला आप ये देखिए, ये है हमारा ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया, अवशोषणांक इंटू एब्जॉर्बेंस इंटू मॉलिकुलर वेट इंटू 100 अपॉन क्या होगा वेट इन मिलीग्राम ऑफ सैंपल इन 100 ml इंटू पाथ लेंथ इन सेंटीमीटर। तो इससे हम किसी भी स्पेक्ट्रा के लिए ई मैक्सिमम को कैलकुलेट सकते हैं। तो बच्चों आपके यूवी स्पेक्ट्रा को हमने स्टडी किया। आज आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आज हमने यूवी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा, हमने वुडवर्ड-फिशर रूल के बारे में पढ़ा, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ता। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बावजूद यदि किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।